Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You're audible. I'm making. My video is not. Okay, it's fine. Okay. Thank you, Sandeep ji. And as Sandeep ji said, I am Dr. G.B. Sethi. I am working with Sports Authority of India, Gandhinagar, Gujarat. I am very senior physio with SAI and national classifier in para athletics. I have been doing classification, or I've been working as a certified classifier since last 3 to 4 years. I'll just take 1 minute, Sandeep ji, because my video is not working. Yes, sir. Please join. But I'm calling someone. So we have classification and rehabilitation of para athletes that will be taken by Dr. G.B. Sethi sir, and the next will be the role of physiotherapy for the elite class in Paralympic athletes, and that will be delivered by Dr. Hemendu Singh. And after that, we will have para athletic events for intellectual impairment, that is for the class track and field 20, and that will be taken by Avatar Singh sir. He is an NIS coach, and he is present here, and he is so ये आज का शेड्यूल रहेगा. और सर आप रेडी हो जाए तो बोलिएगा सर. आई विल मेक यू होस्ट. हाँ जी. जैसे कि आपको पता है कि बिना क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ पैरालंपिक्स. बिना क्लासिफिकेशन के एडमिट नहीं हो सकता कोई भी एथलीट और आगे खेल नहीं सकता. तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों ने. और सबसे अगर जनरलाइज बात करें कि बीइंग एन एथलीट, मैं भी एक पैरा एथलीट रह चुका हूँ. इवन आई एम वर्किंग एज अ स्पोर्ट्स डायरेक्टर. आई एम वर्किंग एज अ नेशनल स्पोर्ट्स इन सेरेब्रल पाल्सी स्पोर्ट्स फेडरेशन. और अगर बात करें तो हर गेम में. जी सर, हो गया शुरू का. 1 minute. तो अगर कोई एथलीट पार्टिसिपेट करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास यही आ जाता है कि क्लासिफिकेशन उसका क्या होगा. और अगर आप क्लासिफिकेशन समझने लगते हैं तो सही है, लेकिन समझना ही बहुत मुश्किल है. बहुत बाद में आपको जाके समझ में आता है. तो ये हम लोगों ने ये किया है कि हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को बहुत ही ये दिया, महत्व दिया है. हमारे जो ये भी 5 दिन का ये जो कोर्स है उसमें, और हम लोगों ने हर दिन आपको क्लासिफिकेशन से रूबरू कराया. और आज जीबी सेठी सर हैं, वो नेशनल क्लासिफायर है. बहुत ही उनके पास एक्सपीरियंस है. उन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस किए हैं इंडिया में और बहुत सीनियर भी हैं. तो आज उनका क्लास है और ये हम लोग के लिए बहुत ही सकते हैं कि फायदेमंद हो सकता है अगर आप सीखना चाह रहे हैं. और जो अभी पिछले 2 दिनों में सीखा है आपने और हमने, वो कहते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग उससे उसका लाभ उठा पाएंगे. मुझे एक दूसरा आईडी से एंटर कराइए. ओके सर. कौन सा है सर? अय्या. हाँ. Recording in progress.
अभी यस सर। अभी ठीक आ रहा है संदीप जी? सही आ रहा है, सही आ रहा है सर। हाँ, अभी मुझे होस्ट बनाइए, मैं शेयर करूँगा। नहीं बनाया ना होस्ट? हेलो। हेलो। हेलो संदीप जी, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो। 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 Yes sir, we can hear you sir. As you are the host, I can't unmute yourself sir. हाँ, कुछ आवाज नहीं आ रहा था। आवाज आ रहा है सर, हम लोग को आवाज आ अभी रहा आप स्क्रीन शेयर देख पा रहे हैं? है। यस सर, यस सर, यस सर।
ठीक है, सॉरी फॉर द डिले। अभी आप आवाज सुन पा रहे हैं संदीप जी? यस सर, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। ओके, ठीक है। आज हिंदी में बात करेंगे क्योंकि हम मुझे लगता है सारे लोग हिंदी में ठीक रहेंगे। जी तो जी क्लासिफिकेशन जो प्रोसेस है, आपको पहले भी एक क्लास हुआ है, आपको ब्रीफली पता होगा कि क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी प्रोसेस है। अगर पारा स्पोर्ट्स को कोई कॉम्पिटिटिव लेवल में लेके जाना है, कंपटीशन खिलाना है किसी खिलाड़ी को, तो क्लासिफिकेशन या कैटेगराइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस टाइप का क्लासेस है पैरा एथलेटिक्स में, और हमको फिजियोथेरेपी या रिहैबिलिटेशन की सब्जेक्ट इसमें है, तो क्या हम यूजुअली करते हैं फिजियोथेरेपी फॉर द पैरा एथलीट्स, वो मैं ब्रीफली बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन जो है सिंपली स्ट्रक्चर फॉर कंपटीशन। ये जो क्लासिफिकेशन प्रोसेस बनाया गया है, ये प्लेयर को कैटेगराइज करके किस क्लास में, इसको स्पोर्ट्स क्लास बोलते हैं, कैटेगरी तो लिटरल टर्म है, हम इसको स्पोर्ट्स क्लास बोलते हैं। तो कौन सा स्पोर्ट्स क्लास में खिलाड़ी खेल सकता है विथ रिस्पेक्ट टू हिज और हर डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट, तो हम इसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये जो भी फॉर्मेट बनाया गया है, दिस इज ओनली फॉर द कंपटीशन से एंड टू मेक द एथलीट compete. So to create a fair and ऐसा ना हो कि कोई सीवियर डिसेबल्ड है उसको बहुत इजी या बहुत अपर कैटेगरी दे दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। कि जो भी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है उस हिसाब से उसको स्पोर्ट्स क्लास मिलना चाहिए। तो दिस इज टू क्रिएट अ फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल कॉम्पिटिटर्स। क्लासिफिकेशन इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो क्लास आपको अभी मिला है, 6 महीने या साल में या साल बाद वही क्लास रहेगा, बिकॉज आपका फिजिकल चेंजेस भी होता है और उस हिसाब से आपका रूल भी चेंज होता है, पैरा एथलेटिक्स का रूल भी चेंज होता है। तो उस हिसाब से आपका क्लासिफिकेशन चेंज हो सकता है। इवन दो यू आर इन ए कन्फर्म क्लास, तो आपको सकता है। तो it is ongoing process. Athletes are assessed by reference to the impact of impairment on the ability to compete in a sport. पैरा एथलेटिक्स में जो जो इवेंट्स है, चाहे रनिंग हो, जंपिंग हो या थ्रोइंग हो, सिटिंग थ्रो या स्टैंडिंग थ्रो हो, जो भी इवेंट है, खिलाड़ी का जो भी डिसेबिलिटी है, इम्पेयरमेंट है। डिसेबिलिटी मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम है, फिजिकल इम्पेयरमेंट है, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो अगर आपको काम करने में रुकावट है तो डिसेबिलिटी बोलते हैं। मगर जो आपका प्रॉब्लम है उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। सो एथलीट का जो इम्पेयरमेंट है, जो प्रॉब्लम है, जो कमियां है, उस हिसाब से कौन सा स्पोर्ट इसको सुइटेबल है, कौन सा इवेंट इसको सुइटेबल है, उसको असेस करके क्लास दिया जाता है। तो इट्स पर्पस इज टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ इम्पेयरमेंट ऑन द एक्टिविटी एंड स्पोर्ट। क्लास ऐसे दिया जाता है, उसका जो इम्पेयरमेंट है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो इम्पैक्ट तो डाले, डिफिकल्टी तो डाले वो स्पोर्ट्स इवेंट में, मगर उसको अलाउ करे खेलने में, कॉम्पीट करने में, डिफिकल्टी रहे और कॉम्पीट करने में उसको मदद करे। ये दो चीज हम देखते हैं जब क्लासिफिकेशन करते हैं। तो दूसरा मेन मकसद है, एथलीट को ग्रुप में खिलाया जाता है। आपने देखा होगा 42 के साथ, कभी कभी 61 62 जो भी है, आपको ग्रुप करके, या 42 के साथ 44 भी खिलाया जाता है, कभी ग्रुप करके खिलाया जाता है। ये यही बेसिस में किया जाता है, उसका उसका जो रिलेटेड डिसेबिलिटी है या इम्पेयरमेंट है वो सिमिलर है, तो अभी इसको ग्रुप करके कंपटीशन में खिलाया जाता है। क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, इसका 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि एथलीट का एलिजिबल इम्पेयरमेंट होना चाहिए। एलिजिबल इम्पेयरमेंट मतलब क्या है, उसका इतना डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट होना चाहिए जिसके कारण उसको वो इवेंट के लिए उसको डिफिकल्टी पैदा हो। ऐसा ना कि बहुत इजी हो तो भी उसको क्लास नहीं मिलेगा, अगर उसको बहुत डिफिकल्टी है तो उसको दूसरा क्लास मिल सकता है।
तो ये एलिजिबल इम्पेयरमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको कितना सही इम्पेयरमेंट है। आप भी देखे होंगे बहुत बहुत खिलाड़ी तो मतलब डिसेबिलिटी तो बहुत टाइप का होते हैं और आपके पास आते हैं, बोलते हैं आप सारे कोचेस हो या पीटी टीचर हो, आप इनकाउंटर करोगे, सर मेरा एक उंगली नहीं है या 4 उंगली नहीं है, क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो ये सारे जो आपका एलिजिबल इम्पेयरमेंट क्लासिफाई है कि आपको द WPA रूल क्या आपका क्लासिफिकेशन में किस क्लास बैठता है उसको वो एग्जामिन करता है। तो आपको बेसिक चीज चाहिए, एलिजिबल इम्पेयरमेंट होना चाहिए। डज द एथलीट एलिजिबल इम्पेयरमेंट मीट द मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम MIC बोलते हैं, मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया या मिनिमम डिसेबिलिटी क्राइटेरिया। वो जो एलिजिबल इम्पेयरमेंट पहले होना चाहिए, अगर है तो वो MIC का जो रूल है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक का, तो वो मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया मीट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत लो लेवल का इम्पेयरमेंट हो। Which sport class describe the athlete's activity limitation most accurately? उसके बाद क्लासिफिकेशन ये देखा जाता है कि उसका जो डिसेबिलिटी है या इम्पेयरमेंट है उसमें कौन सा इसका बेस्ट स्पोर्ट्स क्लास उसको सूट करता है। तो 3 स्टेप देखने के लिए आपको 2 स्टेप में क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। पहला स्टेप है कि आप इन हाउस जो है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रूम का अंदर आप उसको फिजिकल असेसमेंट करेंगे। उसके बाद खिलाड़ी को लेके आप ग्राउंड में या कंपटीशन टाइम में आप इसको OA बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट, उसको ऑब्जर्व करके हम असेसमेंट करेंगे। तो 2 तरीके का असेसमेंट है, इन हाउस एंड ऑन द एथलेटिक ट्रैक। तो आप 2 टाइप का असेसमेंट करके यही तीनों चीज देखा जाता है, उसका एलिजिबल इम्पेयरमेंट है ना नहीं है, तो उसको MIC मीट करता है ना नहीं, अगर करता है तो उसको कौन सा बेस्ट स्पोर्ट्स क्लास सूट करता है। तो कौन सा बेस्ट स्पोर्ट्स क्लास सूट करता है, इसके लिए जितने हमारा IPC का अंडर एसोसिएशन है, फेडरेशन है, वो अपना जैसे वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स से हम बात कर रहे हैं तो WPA जो है वो अपना गाइडलाइन बनाया है, रूल बनाया है, उस हिसाब से उसको हम क्लास दे रहे हैं। तो व्हाट इज MIC, मिनिमम इम्पेयरमेंट क्राइटेरिया, ये असेसमेंट का पार्ट है। फिजिकल असेसमेंट जो बोला, जो रूम का अंदर होता है, फिजिकल एंड टेक्निकल असेसमेंट। उसके बाद ऑब्जर्वेशन असेसमेंट होता है फील्ड में। तो हमको पहले देखना पड़ता है उसका ये सारे क्राइटेरिया है या नहीं। ये थोड़ा मेडिकल टर्म है, फिर भी आपको उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। हाइपरटोनिया मतलब स्पास्टिसिटी, आपने देखा होगा सीपी चाइल्ड या सीपी जो खिलाड़ी है उनका मसल बहुत टाइट और स्पाजम रहता है, ठीक है, स्पाजम तो नहीं बोलेंगे, टाइट रहता है, हाइपोटोनिसिटी रहता है, ठीक है, उसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं। और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है तो रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोटोनिया इज द फर्स्ट क्राइटेरिया कि उसका अगर स्पास्टिसिटी है और कितना ग्रेड में है वो हम बाद में देखेंगे। बट ये पहला क्राइटेरिया है, स्पास्टिसिटी अगर है तो वो एलिजिबल है। दूसरा है अटैक्सिया, और इसका इनकोऑर्डिनेशन है, थोड़ा मसल टाइट है, थोड़ा मसल जो है रिजिड है, मगर उसको कोऑर्डिनेशन चलने में या कोई चीज रखने में या हाथ का खा रहा है या कोई मूवमेंट कर रहा है, अगर उसको इनकोऑर्डिनेशन है तो उसको अटैक्सिया बोलते हैं। उसका भी डिफरेंट ग्रेड है, वो MIC में मीट होना चाहिए। देन कम्स एथलेटोसिस। एथलेटोसिस जो टर्म है वो क्या बोलते हैं, ऑन ऑफ इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। कुछ देखे होंगे आपने जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट या एथलीट को, जहाँ पे हाथ हो या पैर हो ना, थोड़ा जोर से कोई टच करता है या ऐसे जोर से हिलने लगता है ना, अनवांटेड मूवमेंट से हिलने लगता है, चाहे अपर बॉडी हो ऐसा ऐसा करता है, या नीचे लोअर बॉडी में आपको थोड़ा पैर उठाने के लिए कोशिश किया तो बहुत जोर से हिलेगा, दैट इज कॉल्ड एथलेटोसिस। तो ये 3 जो है, हाइपोटोनिया, अटैक्सिया, एथलेटोसिस, ये 3 जो है न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। आप बोल सकते हो स्पास्टिक कंडीशन, ठीक है, सीपी टाइप का ये कंडीशन होता है। ये तीनों ही है और नहीं। दूसरे जो कंडीशंस है या इंपेयरमेंट है वो है लिम्ब डेफिशिएंसी। ये सारे और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम। लिम्ब डेफिशिएंसी मतलब जैसे एम्प्यूटी है, किसी का पैर या हाथ कट गया है, एम्पुटेशन हुआ है,
पोकोमिलिया मतलब इनबॉर्न, बचपन से ही जब पैदा हुआ तभी हाथ नहीं या हाथ का कोई हाथ या पैर का कोई पार्ट नहीं है, तो उसको लिम्ब डेफिशिएंसी बोलते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। दूसरा है इम्पेयर्ड पैसिव रेंज ऑफ मोशन, उसका चाहे इनबॉर्न हो या बाद में अडॉप्टेड हो। तो जैसे पोलियो का है, ठीक है, पोलियो एथलीट है, तो पोलियो खिलाड़ी है, तो उनका बहुत सारे मसल्स टाइट रहता है और बहुत सारे जॉइंट स्टिफ रहता है, ठीक है। तो वो अगर पैसिव जॉइंट रेंज ऑफ मोशन, उसका रेंज ऑफ मोशन स्टिफ है और उतना क्राइटेरिया को मीट करता है, ज्यादा स्टिफ है, ऐसा नहीं कि थोड़ा हल्का सा टाइट है या थोड़ा स्टिफ है तो हम इसको ले लेंगे। इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि कितना डिग्री में कितना रेंज लिमिटेशन है। तो रेंज ऑफ मोशन एक बात है, दूसरा है मसल पावर। जैसे पोलियो में होता है कि मांसपेशी कमजोर रहता है, पैरालिसिस रहता है, तो ये कितना ग्रेड में है, कितना डिग्री में है, उसको भी एग्जामिन करना पड़ेगा। और ये कंडीशन है कि डिक्रीज मसल पावर। उसके बाद है लेग लेंथ डिफरेंस। ये बचपन में जो लोग पैदा होते हैं, एक पैर छोटा एक पैर बड़ा, तो ये उसका भी जैसे अलग मिनिमम 7 सेंटीमीटर होना चाहिए एक पैर से दूसरा पैर का लंबाई। तो ये लेग लेंथ डिफरेंस अगर 7 सेंटीमीटर या मोर देन 7 सेंटीमीटर है, देन द एथलीट इज एलिजिबल फॉर पैरा एथलेटिक्स। उसके बाद है शॉर्ट स्टैच्यूर। शॉर्ट स्टैच्यूर मतलब डार्क, आपने देखा होगा, हाइट जिनका बहुत छोटा छोटा होता है। तो 2 क्लास है और इसका MIC भी उस टाइप का मीट होना चाहिए। ये सारे जो है एग्जामिन करना पड़ता है। और ये जितने बता रहा हूँ ये सारे इम्पेयरमेंट है। सिमिलरली विजुअल इम्पेयरमेंट एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। पहला 3 था हाइपोटोनिया, अटैक्सिया, एथेटोसिस, ये न्यूरल इम्पेयरमेंट है। और लिम्ब डेफिशिएंसी, रेंज ऑफ मोशन कम होना, मसल कम होना, पैर एक छोटा बड़ा होना, ये चारों जो है ऑर्थोपेडिक इश्यूज है, प्रॉब्लम है। और शॉर्ट स्टैच्यूर इनबॉर्न प्रॉब्लम है कि बचपन से हाइट छोटा होता है। और विजुअल प्रॉब्लम आपको पता है 3 कैटेगरी है, बाद में बताएंगे डिटेल में। और विजुअल जिसका कम है, दिखता नहीं है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो इसमें आ सकता है। इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट जिसका मन बुद्धि बोलते हैं, बुद्धि इंटेलेक्चुअल लेवल कम है, बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा हो सकता है, तो वो इस कैटेगरी में आ सकते हैं, मतलब स्पोर्ट्स क्लास मिल सकता है उनको। खाली इम्पेयरमेंट आपका, कोई डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट आपका हो गया, सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे आते हैं हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए कि हिस्ट्री पूछो तो पता चलता है कोई एक्सीडेंट पहले हुआ था और उसके बाद जॉइंट स्टिफ हो गया, तो हम क्यों नहीं आ सकते। तो इसके लिए आपको एलिजिबल हेल्थ कंडीशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लासिफिकेशन डाउन इन, चलो पहले बोला था कंट्रोल एंड नॉन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, एक रूम का अंदर कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन जो असेसमेंट है, एलिजिबल इम्पेयरमेंट आपका हो, पहले आपको MIC मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम इम्पेयरमेंट नहीं, ठीक है। और वो इम्पेयरमेंट जो है दैट शुड बी परमानेंट इन नेचर। ऐसा नहीं कि कोई जैसे बोला ज्यादातर एक्सीडेंट केस में होता है, कोई शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उसके बाद अराउंड मसल टाइट हो गया, तो उसको हम इसको हाथ उठा नहीं पा रहा है पेन के कारण या मसल टाइटनेस स्पाजम के कारण, उसको हम बोलेंगे नहीं ये तो रेंज तो कम है, इसको क्यों नहीं मिलेगा। तो इसके कारण इसी को देखते हुए रूल ऐसे बनाया है कि जो इम्पेयरमेंट है दैट शुड बी परमानेंट इन नेचर। ऐसा नहीं कि 4 दिन या 8 महीने के बाद आप फिजियोथेरेपी करोगे या कुछ एक्सरसाइज करोगे हाथ खुल जाएगा, या कोई स्टिफनेस है तो ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होता है। दैट स्टिफनेस और टाइटनेस शुड बी परमानेंट इन नेचर एंड इट शुड हैव अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। उसको रीजन कारण है स्टिफनेस होने का या मसल वीकनेस होने का, तो वो एलिजिबल हेल्थ कंडीशन उसको बोलते हैं। ये भी सही होना चाहिए। जैसे अभी बताया कि कोई पेन कंडीशन है, कोई एक्सीडेंट के बाद ऐसे हुआ है, तो वो एलिजिबल नहीं है। सपोज आपका पोलियो है तो आपको न्यूरल डिजीज कुछ है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, कोई हेल्थ कंडीशन, वो मेडिकल डायग्नोस्टिक है, तो ये सब होते हैं, इनको ये सारे एग्जामिन करना पड़ता है। खिलाड़ी क्या करता है, अपना मेडिकल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन या फॉर्म फिल करके आपका जो NPC है, जैसे हमारा पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है, वो
आपका प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है, मेडिकल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन डूली साइंड बाय ए सर्टिफाइड डॉक्टर, और उसका जो देते हुए डॉक्टर खुद अपना सर्टिफिकेट बनाएगा, और कोई प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकता है, तो वो बना के आपको भेजना पड़ेगा वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। वहाँ पे एक असेसमेंट, एलिजिबिलिटी असेसमेंट कमिटी रहता है, उनको रेफर करते हैं। वो कमिटी आपका यही चीज है कि पहले तो उसका एलिजिबल इम्पेयरमेंट नहीं है, अगर है तो एलिजिबल हेल्थ कंडीशन है या नहीं है। अगर है देन दे रेफर द केस या एथलीट टू द क्लासिफिकेशन पैनल, जहाँ पे इवैल्यूएशन होगा, एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, वो आपको एनपीसी को बता सकता है कि नहीं, आपका हमारा कमिंग जो 2 महीना या 4 महीने के बाद दुबई में हो रहा है या कहीं पे हो रहा है हमारा कंपटीशन, या वो क्लासिफिकेशन पैनल अवेलेबल है, वो आपका एनपीसी को डेट या टाइम देगा। तो इट विल बी रेफर टू द क्लासिफिकेशन पैनल, जो पहले से बन जाता है कि भाई दुबई में एक कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पे पैनल यही चाह रहा है, तो आपका नाम उसी में आएगा डेट में, और वहाँ पे जाके आपको क्लासिफिकेशन करना होता है। अगर आप MIC मीट नहीं करते हैं, आपका मिनिमम इम्पेयरमेंट नहीं है, देन यू विल बी कंसिडर्ड नॉन एलिजिबल, आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा इशू रहता है कि किसी को नॉन एलिजिबल कर दिया, ये नहीं कर दिया, तो वो बहुत मतलब डिमोरलाइज होता है, और बहुत हम लोगों का पीछे पड़ता है। ये क्लासीफायर का प्लस जो कोच है, जो सपोर्ट स्टाफ है, या एनपीसी जो है, जैसे पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया कि सर में क्यों नहीं हो सकता, मेरा तो इतना प्रॉब्लम है, क्यों नहीं हो सकता। बट ये अप टू द क्लासीफायर है, उसको एग्जामिन करके जो आज पर तो इसको क्लासिफिकेशन कोड बोलते हैं, जो रूल बना है, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन आईपीसी का कोड है, अगर वो मीट करता है तो मिलेगा, नहीं मीट करता है तो नहीं मिलेगा, नॉन एलिजिबल होगा। तो इसमें जब क्लासिफिकेशन करते हैं, ये यूज ऑफ अडाप्टिव इक्विपमेंट्स, लाइक आपको भी आपने देखा होगा कि कोई ऑर्थोसिस पहन के आया, ऑर्थोसिस तो एलिजिबल ही है, जिसका पैर नहीं है, हाथ नहीं है, और ऑर्थोसिस को कुछ स्प्लिंट पहन के आया, तो वो सारे जो है, जब आप एग्जामिन करते तो उसको निकाल के करना है। दीज आर और असिस्टिव डिवाइसेस, ये आपका क्लासिफिकेशन जो होता है, आपका रियली जो प्रॉब्लम है, जो इम्पेयरमेंट है, उस बेसिस में होता है, ना कि आप बोलोगे नहीं मैं ऑर्थोसिस पहन के, स्प्लिंट पहन के खड़ा है। The classifier may allow you to use certain orthosis, या आप सिंपली नहीं क्या बोल सकते हो, तो कुछ आप असिस्टिव डिवाइस यूज करते हो तो अलाउ कर सकता है, मगर आपका जो क्लास मिलेगा वो ऑर्थोसिस निकाल के, जितना आपका पावर है, जितना आपका MIC है, उसको देखते हुए मिलेगा। और आपका जो एज है, आपका है, आपका डिजीज कंडीशन होता है ना, खिलाड़ी का कुछ ना कुछ डिजीज कंडीशन अलग सा रहता है, सपोज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो उसको बहुत सारे सिस्टमिक प्रॉब्लम दे सकता है। वो सारे अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन में क्लास देने में रुकावट नहीं बनना चाहिए। जो क्लासिफायर को ये ध्यान रखना है कि उसको छोड़ते हुए, सपोज कोई मामूली पेन है, पेट में दर्द है, वो आपको क्लास देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, देन कम्स एथलीट इवैल्यूएशन। उसमें आपको पहले क्लास में बताए होंगे, आपको एक पैनल बनता है, क्लासिफिकेशन पैनल। पैनल तभी बनता है जब आपका कंपटीशन है, आपको कोई चाहे नेशनल लेवल को हो, इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, तो उसका पहले पैनल बनता है। ये आपको 2 to 3 मेंबर्स चाहिए एक पैनल बनाने में। उसमें जो आपको एनपीसी जो है, एक चीफ क्लासिफायर रख सकता है टू मॉनिटर एंड टू एडमिनिस्टर द क्लासिफिकेशन इवैल्यूएशन प्रोसेस। और अगर आप इवैल्यूएशन ही कर रहे हैं तो एक सिंगल मेडिकल क्लासिफायर आपको इवैल्यूएट कर सकता है, ये क्लासिफिकेशन करा सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव टाइम है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो एनपीसी हैज टू मेक फॉर्म ए पैनल। और पैनल भी ऐसा हो कि आपका सफिशिएंट नंबर होना चाहिए। एक पैनल होता है जो आपको क्लासिफिकेशन करता है, जो इश्यूज है क्लासिफिकेशन का, जो डिमांड है उसको करता है। और एक पैनल होता है, वो प्रोटेस्ट पैनल होता है। अगर क्लासिफिकेशन करने के बाद किसी को प्रोटेस्ट आता है तो द सेम पैनल विल नॉट क्लासिफाई अगेन, दूसरा पैनल उसको क्लासिफिकेशन कराता है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोटेस्ट पैनल। एथलीट को क्या करना होता है, पहले आके एक एग्रीमेंट फॉर्म या जो इवैल्यूएशन फॉर्म है हमारा, उसको भरना होता है, साइन करना होता है, और उसका जो
आइडेंटिटी प्रूफ को दिखा के उसको फॉर्म भरना पड़ता है। उसके बाद द एथलीट हैज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली आप लोगों का जो कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, उनका भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहला तो है आपका नॉलेज होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्निकलिटी है, तभी आप खिलाड़ी को असिस्ट कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में एक ही पर्सन अलाउड है जो आपको एनपीसी नॉमिनेट करता है, सीआई नॉमिनेट करता है, या आपका सपोज स्टेट है तो स्टेट एसोसिएशन नॉमिनेट करता है एक ऑफिशियल को उसके साथ अकम्पनी करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम द एस्कॉर्ट। ठीक है, तो आप जाओगे उसके साथ, आपको वो नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, कभी भी क्लासिफिकेशन करने के लिए कोशिश नहीं करना, या किसी को क्लास बताना या बोलना के लिए कोशिश ही नहीं करना है, क्योंकि ये प्योरली जो है क्लासीफायर का जॉब है। इसमें बहुत सारे निटिग्रिटी होते हैं, बहुत सारे टेक्निकलिटी होता है। ये एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस का बात है और नॉलेज का बात है। तो जो सर्टिफाइड एक क्लासीफायर है उनको क्लासिफिकेशन करने देना, मगर आपका सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपका नॉलेज के हिसाब से खिलाड़ी को क्लासिफिकेशन मिलता है। खिलाड़ी कुछ खुद बोल पाता है और खुद खुद कभी बोल नहीं पाता है, और कभी कोऑपरेट करता है, कभी नहीं करता है। हमारा तो इंडिया में चलो जब नेशनल क्लासिफिकेशन होता है तो वी आर वेरी सॉफ्ट एनफ कि ठीक है भाई, लेके आ गया बाद में, ठीक है चलेगा। बट वहाँ पे जब इंटरनेशनल कंपटीशन है तो उसका रूल रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट है। विद इन 1 आवर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंपटीशन आपको प्रोटेस्ट डालना है तो डालना है। 1 आवर 5 मिनट हो जाएगा तो दे विल नॉट कंसिडर द एप्लीकेशन। तो उनका फी होता है, उनका फॉर्म कैसे भरना होता है। तो जो हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन टीम होता है, एक चीफ क्लासिफायर होता है, उस सबका टीम का ऊपर एक हेड ऑफ क्लासिफिकेशन होता है जो पूरा मॉनिटर करता है कंपटीशन को। तो वो उसको अगर लगता ही नहीं तो इनसफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन ठीक से दिया नहीं है, खिलाड़ी का एसडी नंबर बताया नहीं है, और जो भी उसका प्रोटेस्ट का कारण है वो बताया नहीं है, तो वो कैंसिल कर देगा आपका एप्लीकेशन। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कैसे करते हैं, खिलाड़ी को कैसे होना है, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट क्या है, तो हमारा क्या रोल है, कैसे फील करना है। कभी कभी खिलाड़ी फील करना भी नहीं आता है फॉर्म, तो सारे ज़्यादातर इंग्लिश में होता है। तो ये सारे नॉलेज आपको रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिजिकल असेसमेंट होता है, जैसे बोला कि आपका कोई रूम का अंदर, कोई हॉल का अंदर जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रहता है, उसमें खिलाड़ी का सपोर्ट स्टाफ या मतलब एनपीसी का रिप्रेजेंटेटिव और एस्कॉर्ट वो रह सकता है, और क्लासीफायर पैनल उसको क्लासीफाई करेगा। अगर उनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्ट केस है या एथलीट कोऑपरेट नहीं करता है, सारे चीज रिवील नहीं करता है, तो पैनल आपको ऑब्जर्वेशन असेसमेंट के लिए भेज सकता है, ये एडवाइस कर सकता है। अगर आपको करता है तो आपको एक कार्ड इशू होगा, या पुराना कार्ड में इनको मेंशन किया जाएगा ओए, एक ट्रैकिंग कोड रहेगा ओए, ऑब्जर्वेशन असेसमेंट। तो आप वो क्लास में जो दिया गया क्लास में आप जाके जैसे नॉर्मली आप भाग लेते हो वैसे आपको दौड़ना है या जो भी एक्टिविटी करना है करोगे। जो क्लासीफायर है वो दूर से चाहे वीडियो रिकॉर्ड करे या देखे, वो ऑब्जर्व करके आपको क्लासिफिकेशन कौन सा या क्लास दिया जाए वो डिसाइड करते हैं, दैट ओए। तो जरूरी नहीं सारे में हो, बट ये अगर क्लासीफायर को लगता है वो जरूरी है तो वो करते हैं। हाँ, तो क्लासिफिकेशन जो भी रिजल्ट आएगा, एक स्पोर्ट्स क्लास दिया जाता है, एक स्पोर्ट्स क्लास स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, अगर आपका स्पोर्ट्स क्लास मिला सपोज, तो सब पता होगा, पहले बताए होंगे, ट्रैक इवेंट है, फील्ड इवेंट है। ट्रैक इवेंट है रनिंग एंड जंपिंग, उसको टी बोलते हैं, ट्रैक फॉर टी फॉर ट्रैक। और फील्ड इवेंट है थ्रोइंग। ठीक है, स्टैंडिंग थ्रो हो या सिटिंग थ्रो हो, उसको एफ बोलते हैं। अगर आपका T42 या 44 मिला, दिस इज द स्पोर्ट्स क्लास। आपको स्पोर्ट्स क्लास स्टेटस एक मिलना चाहिए, ये साथ ही रहता है, आपको मिलना ही चाहिए, जो दिखाता है, जो दर्शाता है कि ये एथलीट का जो क्लास मिला है वो परमानेंट माने इन नेचर है, कंफर्म है, या ये रिव्यू में है। रिव्यू मतलब इसका जो हेल्थ कंडीशन, जो इंपेयरमेंट है वो फ्लक्चुएटिंग है और ये चेंज होने का चांस है। इसका मैच्योरिटी लेवल पहुंचा नहीं है, सपोज कोई 18 साल में नहीं पहुंचा है, सपोज कोई डार्क है, छोटा हाइट वाला है, उसका 18 साल नहीं पहुंचा है, कोई न्यूरोलॉजिकल या दूसरे कंडीशन है जो डिटोरेट होता है और बहुत अच्छा भी हो जाता है, तो अगर चेंजिंग कंडीशन है तो उसको आपको रिव्यू देना पड़ता है। और एक सिस्टम है
जहाँ पे यूजुअली इंटरनेशनल ये फॉलो करते हैं, रिव्यू विथ फिक्स्ड रिव्यू डेट, FRD। एक आपको रिव्यू डेट देते हैं कि भाई आपका नेक्स्ट अभी कोई चेंज नहीं आएगा आप में, और जिस जिस रेट में आपका मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन चेंज हो रहा है, तो आपको आफ्टर 6 मंथ जो है नेक्स्ट कॉम्पिटिशन हो रहा है, वहाँ पे आपको डेट दे देगा कि वहाँ पे जाके आप भाग लीजिए। तब तक जब तक आपका वो नेक्स्ट जो जो रिव्यू में रहते हैं, जिसको डेट मिल जाता है, जब तक तो ये सारे अभी बता दिया कि कॉन्फर्म अगर क्लास है तो C मिलता है, अगर आप न्यू टू द क्लासिफिकेशन पहली बार जा रहे हो इवैल्यूएशन के लिए तो N मिलता है। ठीक है, कुछ नहीं, ये कार्ड बनेगा N के लिए, आप क्लासिफिकेशन के लिए जाओगे, क्लासिफिकेशन में अगर C मिला तो C मिला, R मिला तो R मिला रिव्यू, नहीं तो रिव्यू विथ FRD फिक्स्ड रिव्यू डेट अगर मिला तो ठीक है। जैसे क्लासिफाई करते हैं तो इस टाइप का कार्ड आपका बन जाएगा। नॉन एलिजिबल है तो आप एलिजिबल नहीं है तो N ही मिलेगा, और पर कोई प्रोटेस्ट नहीं, आप इसको फिर रिव्यू में डाल सकते हैं, फिर आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर आप एनपीसी के थ्रू में आप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर प्लीज इट मे बी कंसिडर अगेन। बट उस कंपटीशन में आपको ये नहीं मिल गया तो आप कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आपको नेक्स्ट में इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। मल्टीपल स्पोर्ट्स क्लासेस दिया जाता है जिसका डिसेबिलिटी बहुत मल्टीपल है, ज़्यादा है। ठीक है, तो उनको अलग अलग क्लास मिल सकता है इन द सेम इवेंट, दे कैन पार्टिसिपेट इन वन और मोर इवेंट्स, तो मल्टीपल स्पोर्ट्स क्लास इनको दिया जाता है। प्रोटेस्ट कौन कर सकते हैं? ये खिलाड़ी, आपका जो हमारा PCI है उनका थ्रू में हमारा खिलाड़ी अगर कोई कंपटीशन में प्रोटेस्ट करना चाहता है तो PCI प्रोटेस्ट करेगा, हमारा NPC जो है प्रोटेस्ट करेगा। खिलाड़ी का नाम पूरा इसका डिटेल देके क्या कमी है क्या नहीं, खिलाड़ी का साइन वो सारे होगा, बट NPC विल रिप्रेजेंट द केस। इस टाइप का क्लासिफिकेशन फॉर्म आता है जहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ द प्लेयर भरा जाता है, उसके बाद उसका लेफ्ट साइड में देखो तो T एंड F लिखा है, कौन सा स्पोर्ट्स क्लास मिला, कौन सा स्पोर्ट्स क्लास स्टेटस मिला, तो सारे मेंशन होगा, तो क्लासिफायर का साइन विथ डेट रहेगा। ये प्रोटेस्ट फॉर्म है टुवर्ड्स द राइट साइड, जहाँ पे नारायण ठाकुर का मैंने एशियन गेम में प्रोटेस्ट करवाया था, क्योंकि आई हैव प्रॉपर बैकग्राउंड नॉलेज। तो रूल आप देखो रूल 2.1.1 WPA, तो रूल दिखा के मैंने उसको 37 क्लास मिल गया था, तो हमने दिखा क्लास प्रोटेस्ट पैनल में हाजिर हुआ, इनको बताया, सही ढंग से फॉर्म भी भरे, तो उसको फिर 35 मिला, जिसके कारण वो ना 100 में गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम जकार्ता। तो प्रॉपर आपका नॉलेज, चलो ये मैथ था तो क्लासिफायर था तो सही से भर दिया। अगर आप रूल भी नहीं भर पाते हो, बीइंग ए कोच एंड सपोर्ट स्टाफ, आपको ये नॉलेज तो होना चाहिए कि क्लास फॉर्म कैसे होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, खिलाड़ी को कैसे पेश आना है, कि खिलाड़ी का बिहेवियर कैसा हो, और कोई छुपाए ना, और कैसे लिखते हैं, कहाँ का साइन करना होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज मायने रखता है। यहाँ पे इंडिया में सब चल जाता है, झगड़ा भी होता है, बट फॉरेन में आप थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर ठीक से नहीं होता है या कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो और कुछ नॉलेज नहीं होता है, जैसे जैसे हमारा खिलाड़ी बोलते हैं सर पेन है पेन है, तो अगर पेन है तो आपको क्लासिफिकेशन नहीं करेगा, नहीं इंटरनेशनल क्लासिफायर मना ही कर देगा, नहीं पेन है तो जाओ पेन ठीक करके आओ, उसके बाद क्लासिफिकेशन करना है। तो खिलाड़ी को गाइड करना है, मूवमेंट करेगा, नहीं बोलना कि ये पेन है या नहीं कर सकता, तो ये सारी चीजें आपको एडवाइस करना है। जैसे बोल रहा था, आपको अगर नहीं मिला तो आप मेडिकल रिव्यू में जा सकते हैं, रिव्यू नहीं, मेडिकल इंफॉर्मेशन देके आपको क्लास लेना है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो रिव्यू में जा सकते हैं, अगर आप ये सारे फोटो आप देख रहे हो, ये गुजरात के हम क्लासिफिकेशन किए थे, गुजरात राजस्थान का ऑलमोस्ट मैंने किया है क्लासिफिकेशन बहुत सारे खिलाड़ियों का। तो एलिजिबल इम्पेयरमेंट बहुत टाइप का होता है, आप देखते होंगे, आप तो खुद खिलाड़ियों के साथ रहते हैं, जानते हैं, मल्टीपल टाइप ऑफ डिसेबिलिटी रहता है।
कभी कभी जैसे आप देखो कि लेफ्ट साइड में लड़की है, उसका एक उंगली थोड़ा सा दिखता है, बाकी रिस्ट का नीचे थोड़ा पोर्शन है, पाम है। तो हमारा जो रूल बोलता है WPA का, आपका जो रिस्ट है, रिस्ट में जो छोटे छोटे बोन आता है, कार्पल बोन, वो नहीं होना चाहिए, उसका नीचे से कोई पोर्शन नहीं रहना चाहिए। तो वो तभी वो एलिजिबल होता है। ज्यादातर कुछ होता है कि कुछ पाम का पोर्शन रह गया, बचपन से ऐसा इनबॉर्न होता है, तो वो मूवमेंट भी करता है, तो वो एलिजिबल नहीं होता है एज पर IPC गाइडलाइन। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है क्लासिफायर का। बट देर आप जैसे देखो, इम्पेयरमेंट बहुत टाइप का है, इसी को क्लासिफिकेशन में सारे एग्जाम करके हम इसको क्लास देते हैं। तो क्लास क्लास आपको कुछ बेसिक्स पता होगा, नहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ। पारा एथलेटिक्स में ऑलमोस्ट 50 टाइप का क्लास होता है। और हम शुरू करते हैं फ्रॉम ट्रैक एंड जंप्स, ट्रैक इवेंट से। T11 to 13 ये आपको पता होगा, ये जो ब्लाइंड ब्लाइंड लोगों का है, ब्लाइंड एथलीट का विजुअल इंपेयरमेंट। अगर T11 है तो ये कम्प्लीटली ब्लाइंड होते हैं, कुछ नहीं दिखता है इनको, तो हम T11 देते हैं। अगर 12 है तो इसको इसका आई स्कैन रिपोर्ट हमको चाहिए। अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है हमारा पैनल में तो ठीक है, नहीं तो आई स्कैन रिपोर्ट में अगर विजुअल फील्ड स्कैन विजुअल फील्ड अगर 5 डिग्री का नीचे आता है तो 12 मिलता है, अगर 20 डिग्री का नीचे आता है तो 13 मिलता है। T20 पर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट, आपको अगर मन बुद्धि जैसे बोला एक ही क्लास है, उसके लिए हमको साइकोलॉजिस्ट का हेल्प चाहिए, और इसका इसका प्रॉपर रिपोर्टिंग, प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। अगर यूजुअली क्या है, क्लासिफायर कोई साइकोलॉजिस्ट अगर है तो उनको हम इन केस में, इस केस में यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन साइकोलॉजिस्ट का लेके आना पड़ेगा, उधर इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है या नहीं है तो कितना डिग्री में है। देन 35 to 38, जैसे आपको मैंने बोला था, तीन अभी यहाँ लिखा भी है, हाइपोटोनिया, अटैक्सिया, एथेटोसिस, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको 35 to 38 है तो इस ग्रुप में आते हैं। ठीक है, और 40-41 शॉर्ट स्टैच्योर डार्क के लिए है, जो छोटे हाइट वाले होते हैं 40-41 होते हैं। 42 से 44 ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम आ जाएगा, जो चार बोला था आपको, लिम्ब डेफिशिएंसी, लेग लेंथ डिफरेंस, इम्पेयर्ड मसल पावर और इम्पेयर्ड रेंज ऑफ मोशन। तो ये चार कैटेगरी अगर आता है तो 42 से 44 होता है। लोअर लिम्ब का प्रॉब्लम है तो, अगर अपर लिम्ब का प्रॉब्लम 57 होता है। ठीक है, ये ट्रैक इवेंट में, अगर फील्ड इवेंट में जाएंगे, अभी जाऊंगा, तो ये 46 हो जाएगा, 47 नहीं रहेगा। अगर रनिंग जंपिंग इवेंट है तो 45 to 47 रहता है अपर लिम्ब का प्रॉब्लम, या शोल्डर से नीचे हो, एल्बो से नीचे हो, तो इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है तो 45 to 47 होता है। व्हील चेयर रेसिंग कौन सा कैटेगरी में आता है? इसमें 8 क्लासेस है, 4 है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो आपको 31 से 34 आता है, जो तीन कंडीशन है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। 35 जो है वो एलिजिबल नहीं होता। 34 तक आपको व्हील चेयर रेसिंग में भाग ले सकते हैं। अगर आपका ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो 51 to 54 है। तो ये चार कैटेगरी है ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम का, और 4 कैटेगरी है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये व्हील चेयर रेस में भाग ले सकते हैं। फौज में ऐसे ही आप जो भी क्लासेस वहाँ पे बोला वो सारे, अगर रन करना चाहे, ट्रैक इवेंट में भाग लेना चाहिए तो भाग ले सकते हैं, अगर कोई इवेंट में भाग लेना चाहिए तो भाग ले सकते हैं। कैटेगरी में थोड़ा सा कुछ चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं है। तो 11 to 13 जो है वो विजुअल इंपेयरमेंट के लिए वो सेम टू सेम रहा। 20 इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट सेम टू सेम रहा। जो 31 to 34 था वो आपका व्हील चेयर रेस में भाग ले सकते थे। अभी उनको, क्योंकि इंपेयरमेंट ज़्यादा है, सीवियर है, तो वो सिटिंग थ्रो में जाएंगे। नीचे लिखा है 11 क्लासेस जो है, नीचे लिखा है 31 to 34 वो सिटिंग थ्रो में जाएंगे। 34 के बाद 35 to 38 जो है वो स्टैंडिंग थ्रो में आएंगे, ऊपर लिखा है। बाकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हाइपोटेनिया, अटैक्सिया, एथेटोसिस। ठीक है, तो आपका 31 to 38 हो गया न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, 31 to 34 आपका सिटिंग थ्रो, 35 to 38 आपका स्टैंडिंग थ्रो। 40-41 सेम जैसे ट्रैक में था ऐसे फील्ड में है, शॉर्ट स्ट्रक्चर के लिए दिया जाता है। 42 से 44
आपका अगर लोअर लिम्ब प्रॉब्लम है तो आप रनिंग जंपिंग कर सकते हो और यहाँ स्टैंडिंग फ्लो कर सकते हो 42 टू 44। 45 टू 47 उसमें था, एक ही कैटेगरी ज्यादा था रनिंग में, 45 टू 47, और 45 टू 46 जो है दो कैटेगरी है अपर लिम्ब इम्पेयरमेंट के लिए थ्रो में। ठीक है, जैसे देवेंद्र जी का है एल्बो से नीचे लोकेशन है तो 46 है, तो 47 इसमें नहीं है, बट रनिंग इवेंट में 47 दिया जा सकता है। सिटिंग थ्रो अभी बता दिया, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे 31 टू 34, ऑर्थोपेडिक कंडीशन 51 टू 57 होता है। 51 टू 54 पहले ही बोला था, वो व्हीलचेयर रेस कर सकते हैं, मगर आप बैठ के फेंक भी सकते हैं। तो 51 टू 54 हो गया सिंगल कैटेगरी, 54 टू 57 हो गया आपको सिटिंग थ्रो। ठीक है, सारे थ्रो कर सकते हैं और अप टू 54 व्हीलचेयर रन कर सकते हैं। सिटिंग थ्रो में कितना कैटेगरी है, 51 टू 57। कुछ स्पेशल रूल है, उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये क्लास सही नहीं है। स्पेशल रूल रनिंग, जैसे आपको पता होगा जो क्राउच स्टार्ट होता है ना, नीचे झुक के दौड़ना शुरू करते हैं, जिसका हाथ तक है और एम्पूटेड है, तो वो कौन सा कैटेगरी में रन कर सकता है। अगर 100 मीटर दौड़ता है तो क्राउच स्टार्ट उसको चाहिए। तो 100 से 400 मीटर का थोड़ा रूल चेंज है, और 400 मीटर एंड एबव थोड़ा रूल अलग है विथ रिस्पेक्ट टू गिविंग कैटेगरी, गिविंग क्लास। एलिजिबिलिटी तो आपका है, बट उसको क्लास देने में अभी जैसे पहले बोला था, आपका वो इवेंट के लिए कितना सुइटेबल वो भी देखना पड़ता है। स्पेशल रूल में हम नहीं जाते हैं और ये सीधा हम कैटेगरी में जाते हैं। तो अभी हम सिटिंग क्लास का ऊपर बात करते हैं, सिटिंग एंड स्टैंडिंग। ये ग्रॉसली आप यहाँ से जान के जाइए कि क्या क्या कैटेगरीज किस किस ग्रुप में आते हैं। ठीक है ना, जैसे बोला था 31 टू 34 आप बैठ के व्हीलचेयर रन कर सकते हो, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। उसमें क्वाड्रिप्लेजिक कंडीशन, एमआईसी तो बताया था, जो इंपेयरमेंट है, तो स्पास्टिसिटी होता है, हाइपरटोनिया होता है, एथलेटोसिस, अटैक्सिया होता है, इनकोऑर्डिनेशन वगैरह रहता है, 3 कंडीशन होता है। तो उसमें सिवियरिटी ज्यादा है। जैसे 31 में देखो तो क्वाड्रिप्लेजिक है, गर्दन से नीचे सारे जो लिम्स है वो पैरालिसिस है, तो क्वाड्रिप्लेजिक है। जैसे जैसे आप आगे जाओगे 31, 32 क्वाड्रिप्लेजिक है, 33 ट्राइप्लेजिक है या हेमीप्लेजिक है, वन साइड है, ठीक है, पैरालिसिस। 34 डाइप्लेजिक है, दोनों ही अंग जो है वो पैरालिसिस है, चाहे अपर लिम्ब हो या लोअर लिम्ब हो। ठीक है, तो ये सिवियरिटी कम होते जा रहा है, ज्यादा सिवियर क्वाड्रिप्लेजिक है 31 है। 31 टू 34 आप व्हीलचेयर रेस कर सकते हैं। 34 से आगे जाओगे तो आपको स्टैंडिंग थ्रो में आना पड़ेगा। ठीक है, और सिटिंग थ्रो कौन करेगा, न्यूरोलॉजिकल वाले यही करेंगे, यही 31 टू 34 भी कर सकते हैं, कर सकते थे, करेंगे वो सिटिंग थ्रो में, उनको ही कैटेगरी मिलेगा। 35 टू 38 आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन और स्टैंडिंग थ्रो, तो वही सारे कंडीशन रहता है। उस सिवियरिटी जैसा जैसा आपका कैटेगरी का नंबर्स ज्यादा होगा ना स्पोर्ट्स क्लास का, जैसे 35 इज मोर सिवियर देन 36, और 38 तो और ज्यादा लेस सिवियर है। ठीक है, ज्यादा सिवियर जितना कम नंबर्स होता है उतना ज्यादा सिवियरिटी होता है। तो ये स्टैंडिंग थ्रो में आपका 35, 36, 37, 38 के आ जाएगा। उसमें इन डिटेल हमको देखना है बेसिकली कि भाई ये उसका स्पेसिफिसिटी कितना ग्रेड में है। जैसे यहाँ लिखा है ना 35 में ग्रेड 3 और 2 होना चाहिए। ठीक है, और रन विथ रिड्यूस्ड रेंज बैलेंसिंग, जब दौड़ेगा तो किस टाइप का यूजुअली पैटर्न होता है, जैसे नारायण ठाकुर दौड़ता है ऐसा, तो आपको रिड्यूस जो पैर डालते हैं आगे जब दौड़ते हैं तो बहुत छोटा छोटा रेंज लेके दौड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ऑब्जर्वेशन असेसमेंट में है, इसका डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, आपको आप जानिए कि क्या क्या क्लास होता है और किस किस क्लास में किस किस टाइप का प्रॉब्लम रहता है, तभी इसे क्लास मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ से पता चल गया आपको, अगर पैरालिसिस है गर्दन से नीचे तो ये 31 टू गर्दन से नीचे मतलब अपर लिम्ब भी आ जाता है, लोअर लिम्ब भी आ जाता है। अगर चारों लिम्ब है तो सिवियर कैटेगरी में 31 टू 34 तक आएगा। ठीक है, और 35 से 38 माइल टाइप का होता है, वही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, वही सीपी टाइप का स्पास्टिक।
मगर लेस सिवियर होता है, कभी एक हाथ होता है, कभी दो हाथ होता है, ठीक है, कभी वन साइड होता है। तो ये जैसे जैसे डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कम होता जाता है, ऐसे आपका कैटेगरी 35 to 38 तक बढ़ता जाता है। ऐसे ही ऑर्थोपेडिक कंडीशन में, मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन में क्या होता है, 40-41 आपको पहले बताया था, डार्क के लिए है, बट इसमें डिटेल अभी दे रखा है, थोड़ा सा मैंने दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको जो अगर मेन हो तो 130 सेंटीमीटर तक हाइट होना चाहिए। 130 से अगर ज़्यादा होता है आपका हाइट तो आपको कैटेगरी नहीं मिलेगा, ये नहीं हो जाओगे। तो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, इन डिटेल नहीं बता पाऊंगा। जैसे आपको देखा होगा कि आपका चेस्ट का पीछे वो स्कोलियोसिस होता है, थोड़ा कर्वेचर रहता है, ठीक है। स्कोलियोसिस के कारण हाइट भी कम हो जाता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे साथ आते हैं कि नहीं इसका तो 130 हो गया, क्यों नहीं दिया। इसके लिए आपको एलिजिबल हेल्थ कंडीशन में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमने बताया था कि उसका कॉज क्या है। अगर शॉर्ट हाइट है, हेरिडिटरी है, नॉट बिकॉज ऑफ स्कोलियोसिस, तो आप हम उसको क्लास देंगे अगर 130 का नीचे है तो। अगर आप स्कोलियोसिस लेके आओगे, बोले नहीं 130 का नीचे है, उसका हाइट बढ़ा नहीं, ये है वो है, तो नहीं बनेगा। तो इसलिए एलिजिबल हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफायर को देखना। तो 41 जो है 145 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए मेन का, और वुमेन का भी दिया है 125 का नीचे 40, 137 का नीचे 41। उसके बाद आया 42, पहले बोला था अगर आप रनिंग इवेंट है तो 42 to 47 आएगा, अगर आप थ्रोइंग इवेंट है तो 42 से 46 आएगा। तो 42 जो है, आप ध्यान से देखिए या सुनिए, सिंगल या बायलेटरल एबव नी प्रॉब्लम, वीकनेस, ठीक है, क्योंकि ये सारा ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, आपका इधर वीकनेस होगा नहीं तो जॉइंट स्टिफ होगा। और वो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए वो क्लासिफायर को देखना है। बट आपको क्या जानना है कि 42 मतलब हिप एंड बिलो, ठीक है, या नी का एबव, अगर दोनों तरफ है तो 42 मिलेगा, अगर सिंगल भी है तो भी 42 मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों घुटने का नीचे वीकनेस है या टाइटनेस है विथ एमआईसी तो आपको 43 मिलेगा। घुटना का ऊपर 42, घुटना का नीचे 43। अगर सिंगल लेग बिलो नी है तो 44 है, ठीक है। अगर डबल लेग बिलो नी है तो 43 है। अगर आपका सिंगल लेग बिलो नी है, जैसे एंकल में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो 44 मिलेगा। 42 to 44 लोअर लिम्ब के लिए अभी बताया। 45, 46, 47 अपर लिम्ब प्रॉब्लम के लिए। अगर दोनों हाथ में प्रॉब्लम है तो आपका शोल्डर लेवल से नीचे, एल्बो समझते होंगे, शोल्डर एल्बो रिस्ट, एल्बो का ऊपर है, दोनों में है तो 45 मिलेगा, अगर एक में है तो 46 मिलेगा। ये रनिंग इवेंट में। अगर थ्रोइंग इवेंट है, एल्बो का नीचे अगर नहीं है, जैसे देवेंद्र जी का है, तो आपको 46 मिलेगा। अगर आप रनिंग है 45 46 के बीच में, थोड़ा प्रॉपर एग्जामिन करना पड़ेगा। थ्रोइंग में है तो आपको एल्बो का नीचे है तो 46 आपको मिलेगा, और कोई कैटेगरी हुई नहीं। 47 जैसे अभी बताया, तो ये सिंगल बिलो एल्बो, सिंगल बिलो एल्बो है और रनिंग है तो ही 47 आपको मिलेगा। थ्रोइंग में 46 तक है, 47 नहीं। तो ये जो है 40 जो भी हुआ, 45 to 47 अपर लिम्ब प्रॉब्लम है, 42 से 44 लोअर लिम्ब प्रॉब्लम है। अभी आते हैं दूसरा क्लास जो ब्लेड रनर्स का है। ब्लेड रनर हो सकता है, ब्लेड जंपर हो सकता है, ब्लेड थ्रोअर हो सकता है। तो आप दोनों पैर का अम्पुटेशन है, अभी कटा हुआ सोचिए, अम्पुटेशन है तो आपको 61 मिलेगा। दोनों घुटना का ऊपर अगर नहीं है, ठीक है, आपको 61 मिलेगा। दोनों घुटना का नीचे अगर नहीं है तो 62 मिलेगा, ठीक है। अगर एक घुटना का, एक पैर में घुटना का ऊपर नहीं है तो 63 मिलेगा। अगर एक पैर में घुटना का नीचे नहीं है अंग आपका, तो 64 मिलेगा। तो घुटना का, दोनों घुटना का ऊपर नहीं है तो 61, दोनों घुटने का नीचे नहीं है तो 62, एक घुटने का नीचे ऊपर नहीं है तो 63, एक घुटने का नीचे नहीं है तो 64। उसके बाद सिटिंग क्लास में आपका जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, ये भी एक क्लास होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले, ठीक है। ये आपका 51 to 57 तक रहता है।
और इसमें पोलियो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का स्पेशल एक केस है जहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम रहता है। बट मेन बात है कि आपका जो ज्यादातर जो है पोलियो का केस है वो आपका लिम्स में ज्यादा देखा जाता है, ट्रंक में इतना इफेक्ट नहीं होता है। फिर भी आपका ट्रंक में इफेक्ट होता है तो ज्यादातर जो है यूजुअली 54 एंड नीचे रहता है। ठीक, 54 मतलब आपका जो ट्रंक ट्रंक मसल है ना, एब्डोमिनल मसल, वो नहीं रहता है यूजुअली। जो है वो चेस्ट से नीचे रहता है पोलियो वालों का। ऐसे गर्दन से पूरा पैरालिसिस हो जाना वो स्पाइनल कॉर्ड में होता है, पोलियो वालों का नहीं होता है। तो आपको क्या होता है, जैसे 51 है, ये सर्वाइकल लेवल है C5 C6। तो नेक का जो लोअर पोर्शन है वहां से अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, कट गया, डैमेज हो गया, तो आपको क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, चारों लिम्स पैरालिसिस, माने गर्दन से नीचे पैरालिसिस है, तो आपको 51 मिलेगा, सीवियर सीवियर कैटेगरी। ठीक है, जैसे जैसे आगे जाएंगे हम उसका कैटेगरी का लेवल जो है सिवियरिटी लेवल जो है कम होता जाएगा। ठीक है, 52 में सर्वाइकल लेवल 7 और 8 होना चाहिए, और वीकनेस जो है थोड़ा सा अपर लिम टच करके नीचे नीचे आएगा। बट 51 जो 5-6 वाला गर्दन से नीचे सारे पैरालिसिस है। 52 थोड़ा सा आपका शोल्डर मूवमेंट, एल्बो मूवमेंट और रिस्ट जॉइंट में रह सकता है। और 51 आपने देखा होगा, चाहे अमित सरवा जी है और जो भी हमारे एलीट प्लेयर है, तो उनका क्या है, उंगली बाइसेप यहाँ लिखा है पढ़ सकते हो, बाइसेप और रिस्ट का थोड़ा सा पावर रहता है, तो उनको क्लब थ्रो दिया जाता है। ये क्लब को पकड़ के थोड़ा सा आगे जो शोल्डर का आगे वाला मांसपेशी यूज करके आगे तक फेंकते हैं, तो वो सीवियर कैटेगरी 51 होता है। तो 52 सर्वाइकल 7-8 अगर इंजरी है तो, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो। 53 अगर C7 तक वर्टिब्रा होता है, C8 तक आपका नर्व होता है, C8 के बाद आपका डोर्सल या थोरासिक शुरू हो जाता है। ठीक है, वो 12 होता है, आपको पता होगा डोर्सल जो स्पाइन है, थोरासिक 12 स्पाइन होता है, सर्वाइकल 7 होता है, लंबर 5 होता है। ठीक है, सर्वाइकल खत्म हो गया, फिर हम डोर्सल में आए। डोर्सल में ऊपर वाला भाग, इसको अगर 12 को बीच में डिवाइड कर दो, बीच में तो नहीं, 1 से 7 तक अगर कोई कोई लेवल में भी इंजरी स्पाइनल कॉर्ड का हुआ है तो आपको 53 मिलेगा। सब्जेक्ट टू दैट असेसमेंट में क्या होता है, कभी कभी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में वेरिएशन बहुत होता है, कितना डिग्री में अफेक्शन हुआ है ना उसका ऊपर है। कभी कभी 53 में T1 to T7 इतना बड़ा रेंज है, अगर T1-2 है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, अगर T5-6-7 है तो कम प्रॉब्लम होगा। तो कौन सा कैटेगरी में फिट होता है, कैटेगरी तो 53 आएगा, बट एलिजिबल कहाँ तक होता है वो देखना पड़ेगा असेसमेंट में। बट आपको जानना जरूरी है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन में, लोअर स्पाइन में बड़ा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, क्वाड्रिप्लेजिक बन गया तो 51 है, क्वाड्रिप्लेजिक अगर है तो 52 भी हो सकता है अगर उसका थोड़ा नीचे इंजरी है तो, और उसका थोड़ा और नीचे इंजरी हो डोर्सल में, बैक ऑफ द स्पाइन जो है ना डोर्सल में, तो 1 से 7 वर्टिब्रा तक है तो 53 है, 7 से नीचे अगर है तो 54 है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर T8 जो 54 का देखिए जो लिखा है, T8 डोर्सल 8 to L2 तक है। ठीक है, तो वो आपको 54 है, L2 से L4 तक है तो वो आपको 55 है। इस टाइप का है कैटेगरी। इसमें थोड़ा डिफरेंस ये है कि 55 जो लिखा है T8 to L1 है। ठीक है, L2 नहीं L1 है। 54 आपका T8 to T12। ठीक है, और T12 के बाद L1 नंबर शुरू हो जाता है, नंबर 5 तक। अगर T8 to L1 तक है, माने 2 स्पाइन खराब है तो 55 मिलेगा। उसका L2 से L4 तक है तो 56 मिलेगा। L4 से आगे अप टू S4 सैक्रल 4 तक अगर है तो 57 मिलेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि जो लेवल बताते हैं सर्जन जो लिख के दिया है या जो हुआ है वो असली हो सकता है, बट अफेक्शन कितना हुआ हमको वो देखना है। तो क्लासीफायर होते हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड रिकॉर्ड का ऊपर उतना नहीं जाते हैं जितना असेसमेंट का ऊपर जाते हैं। मेडिकल रिकॉर्ड कुछ भी बोले तो हमको असेसमेंट के बेसिस में क्लास देना होता है, तो उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। और ये आपको पता है थोड़ा ना डिफिकल्ट केस होता है असेस करना 51 to 54 खास करके, और 54 के बाद 57 तक सारे कंट्रोवर्सी स्पाइनल का इंजरी के साथ आ जाते हैं। और पोलियो वालों का इशू रहता है कि नहीं हम चल नहीं पाते, हम बैठ नहीं पाते, आगे झुकते तो हम गिर जाते हैं।
तो ये सारे जो है प्रॉपरली असेस करना चाहिए। पोलियो का भी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, 54 53 आना बड़ा मुश्किल है, फिर भी और कोई बहुत सीवियरली अफेक्टेड है तो हो सकता है। ये तो 54 से 57 तक आता है। ये हो गया ब्रॉडली, मैंने अभी टाइम ज़्यादा नहीं तो क्लास कितने होते हैं बोल दिया। उसके बाद हमने ये देखेंगे कि फिजियोथेरेपी क्या होता है। अभी इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल है। आपको जो डिसेबिलिटी इम्पेयरमेंट बताया उस हिसाब से हमको इंजरी होता है। जैसे जैसे आपने कोई स्प्रिंटर को ले लिया तो कैटेगरी क्या है उसका, उस हिसाब से आप उसका इंजरी हो सकता है। ठीक है, अगर T42 आपको याद होगा, अभी बोला T42 में हिप से नीचे उसका प्रॉब्लम है, हिप वीक है, तो अगर वो बंदा दौड़ेगा तो रन करेगा, स्प्रिंट करेगा, तो उसको क्या क्या इंजरी हो सकता है, इस हिसाब से लिटरेचर बना है। मैंने ही बनाया, इतना कोई हमारा पारा में ज़्यादा लिटरेचर है नहीं, मगर क्या क्या इंजरी हो सकता है मैंने ये बनाया है। वो उसका डिटेल में हम नहीं है कि जैसा जैसा क्लासिफिकेशन आपका क्लास बना है, कैटेगरी है, उस हिसाब से इंजरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस हिसाब से फिजियोथेरेपी जो फिजियोथेरेपिस्ट जो पारा में काम करते हैं उनको पता है कैसे मैनेज करना है, और उनको पता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है इंजरीज। दूसरे जो है उनको ज़्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनको सारे जो है आपका मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स क्लास है। आपका खेल खिलाना कौन सा क्लास में वो क्लासिफिकेशन चाहिए। आपको इवन फिजियोथेरेपी प्रॉपर देना है, इंजरी प्रिवेंट करना है, जैसे अभी लिखा है आपको जो फिजियो रोल होता है पैरा एथलीट का, कि कोई इमरजेंसी अटेंड करना है, इंजरी प्रिवेंट करना है, इंजरी को मैनेज करना, उसको रिहैब करना, उसका जो पहले से डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा खराब ना हो उसको भी ध्यान देना, और जो डिसेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा भी हो जाना तो कैटेगरी भी चेंज हो जाता है, ये भी बड़ा इशू है। अगर आपका हिप मसल वीक है, 42 कैटेगरी है, और कोई फिजियो उसका हिप मसल को ही ट्रेनिंग करने लगा, पोलियो केस में बता रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, यूजुअली 2 to 3 रहता है, और वो बढ़ के आपको 5-6 नॉर्मल हो जाता है, 5 तक होता है, हालांकि 5 के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल हो गया तो कैटेगरी चेंज हो जाएगा, 42 से जगह आपको 44 मिल जाएगा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। तो वो भी फिजियो को ध्यान रखना है। तो आप लोग जैसे गाइड बनते हो खिलाड़ी का, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई इसका कैटेगरी ना चेंज हो जाए, किस टाइप का ट्रेनिंग लेता है, किस टाइप का फिजियो चलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका स्पेशल टाइप ऑफ रिकवरी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये एक स्पास्टिक खिलाड़ी जो सीपी टाइप का है, एक ऑर्थोपेडिकली है, और एक एम्पूटी है, और इंजरी वाले है। ये 3-4 वैरायटी में अलग अलग टाइप का इंजरी होता है, अलग अलग टाइप का इशू होता है। स्पाइनल कॉर्ड का ब्लैडर एंड बाउल का इशू हो सकता है, जो पेशाब टॉयलेट जाना हो, सब रिटेंशन, स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइन में पेन होना, अलग अलग इशू रहता है, और अलग अलग टाइप का रिकवरी होता है। एम्पूटेड दोनों पैर कटा है या एक पैर कटा है, उनका थोड़ा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होता है, कभी कभी सिर हल्का हो जाना, चक्कर आना, क्योंकि ब्लड पुलिंग ठीक से नहीं होता है उनका, पैर नहीं है तो ब्लड पुलिंग ठीक से नहीं होता है, तो इस टाइप का इशूज होता है। तो हम देखते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जब आप उसके साथ काम करोगे एज ए कोच एंड सपोर्ट स्टाफ। तो ये क्या पर्सपेक्टिव, क्या ऑर्थेटिक यूज करता है, इसका कैसा ट्रेनिंग चलता है, कैसे उसको फिजियोथेरेपी चाहिए नहीं चाहिए, कितना चाहिए, इसको कैसा करना है, ये सारे स्पेशल इश्यूज है। इसलिए आप लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, ये नॉर्मल केस में नहीं होता है। एक नॉर्मल ये बुल खिलाड़ी और पारा खिलाड़ी में बहुत फर्क है, और कैटेगरी वाइज भी बहुत फर्क है, तो इस हिसाब से हमको ध्यान भी रखना है अलग अलग किस्म का। तो रिहेबिलिटेशन मतलब उसको कोई भी एस्पेक्ट में स्टेबल बनाने का, चाहे मसल पावर का इशू है, मस्कुलर कोई इशू है, या न्यूरोलॉजिकल इशूज है, उसको हम कोई भी चीज में उसका मैक्सिमाइज फंक्शन करना, स्टेबल बनाने का, तो आपको रिहाब करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएटेड एक्सरसाइज होता है, मेथड्स होता है, जिनमें जिनमें हम उसको ग्रेजुअली स्ट्रेंथन अप करते हैं, ग्रेजुअली उसको फंक्शन प्रॉपर कराते हैं। है कि आपका अगर जीरो हो जाए तो हम क्या करते हैं, पहले एम क्या रहता है कि पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन करना, असिस्ट करना, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वापस लाना। उसका कार्डियो रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम रहता है कि कोई भी खिलाड़ी, जैसे पैरा खिलाड़ी ज़्यादातर, तो अगर कोई भी इंजरी होता है रेस्ट में चला जाता है, इसका जो टोटल बॉडी एंड्योरेंस है ना, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस कम हो जाता है। बहुत लोगों का सेंसेशन, कोऑर्डिनेशन का इशू रहता है, एम्पुटेड है तो उसका सेंसेशन नहीं रहता है, और स्किन प्रॉब्लम होता है, स्किन एब्रेशन या सब होता है। तो ये सारी चीज़ जो है फिजियो को बड़ा ध्यान रखना है।
साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसका साइकोलॉजी बड़ा प्रॉब्लम रहता है, रह सकता है, तो वो इस को ध्यान रखना है। ये मैंने बनाया है कि ये क्लासिफिकेशन बेसिस में क्या क्या आपको एड्रेस करना है। आपको जो जानना है कि ये क्लास है तो 31 to 38 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और 42 to 47, और अम्प्यूटेड केस में 61 to 64। तो इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है। 51 to 57 ज़्यादातर जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले हैं या सीवियर पोलियो वाले होते हैं, सीटिंग वाले होते हैं लोग, तो उनमें क्या ध्यान रखना है। ये मैंने रिहाब का एम बताया क्लासिफिकेशन बेसिस में। फिर क्या क्या इसमें जो पहले बोला था एलिजिबल हेल्थ कंडीशन, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, तो इसमें ये कैटेगरी के हिसाब से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम ये होता है, ये ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम में ये सारे प्रॉब्लम होता है ना। मसल पावर कम रहता है, पोलियो, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ब्रैकियल प्लेक्सस भी हो सकता है, गुलेनबरी सिंड्रोम, जीबीएस हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हमने तो बता दिया क्वाड्रिप्लेजिया 51 कैटेगरी। और क्वाड्रिप्लेजिया में कितने वैरायटी हो सकता है आपका, जैसे बोला पोलियो में भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में हो सकता है, और गुलेनबरी सिंड्रोम एक जीबीएस हो सकता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज है। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम है उस टाइप का ये कैटेगरी में आता है, इस टाइप का प्रॉब्लम होता है, उसका मैनेज भी इस टाइप का करना है, इसका सिम्टम्स भी ऐसा होता है, उसका मैनेज भी इस टाइप का करना है। तो ये स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी में लिखा है। व्हील चेयर कंडीशन में क्या इश्यूज रहता है, पैराप्लेजिया में क्या है, क्वाड्रिप्लेजिया में क्या है, सिम्टम्स क्या रहता है, ठीक है। उनका प्रेशर शोर रहता है, आपको पता होगा जब पैरालिसिस हो जाता है, कुर्सी में जाकर बैठे रहते तो प्रेशर शोर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, ब्लडर बायोल इशू रहता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी इशू रहता है, सेंसेशन का इशू रहता है, तो उसको उस टाइप का आपको रिहाब में एड्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू। ये थोड़ा सा लंबा प्रेजेंटेशन था। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है आप? अच्छा एक है सर, मैं पहले उर्वशी जी का क्वेश्चन है, अनम्यूट करिए उर्वशी जी। Good afternoon, sir. This is Good Urvashi. afternoon. मैं physiotherapist हूँ. First of all, thank you so much for the information. मेरा ये सवाल था पे, तो उसके बाद लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होगी, तो उस केस में क्लासिफिकेशन हो पाएगा? पहले बताएं लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी क्यों होगी, क्या बोले, मुझे सुन नहीं पाया। अगर ऑर्थोडेसिस हो गया है, अच्छा, ऑर्थोडेसिस हुआ है एंकल जॉइंट पे, हाँ, तो सर उस केस में ऑर्थोडेसिस के केस में कोई क्लास बनता है किसी दिव्यांग का? मैंने आपको पहले ही बोला था कि एलिजिबल हेल्थ कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना पोस्ट ऑपरेटिव रहता है इश्यूज, उसको ऑन मेरिट में देखा जाता है कि भाई ऑर्थोडेसिस कर दिया। आप ये थोड़ा जानिए कि ना पारा स्पोर्ट्स इतना कॉम्पिटिटिव हो गया ना, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर बहुत सारे सर्जरी करके भी डिसेबिलिटी ले आते हैं, ठीक है, ये भी देखा गया है। तो अनलेस इट इज माने इनबॉर्न या बचपन में कुछ ऑर्थोडेसिस किया गया है, उसके बाद डेवलपमेंट होके उसका पैर छोटा हुआ है, और वो भी मोर देन 7 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो अभी क्लास मिलेगा। नहीं तो अगर रिसेंटली उसको सर्जिकल कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया, उसके कारण स्टिफनेस आया, लेग लेंथ में फर्क आया, तो उनको क्लास नहीं मिलेगा। एलिजिबल हेल्थ कंडीशन का इशू है यहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। सर दूसरा एक सवाल था, जैसे अगर एक ब्लेड रनर है, तो उस केस में बोन डेंसिटी मैटर करेगा, मतलब वो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में आएगा कि नहीं आएगा? बोन डेंसिटी? हाँ, नहीं, ये इसका नहीं। 1 मिनट है, 1 मिनट मेरे बैटरी चार्ज करने। बोन डेंसिटी एक आपका मेजर है
एक मेजर है या इन्वेस्टिगेशन है आपका बोन हेल्थ देखने के लिए या आपका आपका डिजीज कंडीशन देखने के लिए। क्लासिफिकेशन का इसका कोई इशू नहीं है। कोई अगर एम्पुटेशन का लेवल क्या है और उस हिसाब से हम्म। इसको स्पोर्ट्स क्लास मिलता है। फाइन सर, थैंक यू सर। Thanks. Next question is from Rohit. Rohit. हेलो। जी जी रोहित जी बोलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये चेंजेस बॉडी में अपने आप मतलब एक्सरसाइज करने से हो सकती है? मतलब जैसे मैं जिम में अभी जाता हूँ तो एक्सरसाइज से मेरा 19 इयर्स ओल्ड है, तो क्या मेरा चेंजेस हो सकते हैं क्या बॉडी में? कितने इयर्स ओल्ड है? 19। हाँ 19। और क्या आपका हेल्थ कंडीशन है? राइट साइड हेमी पैरालाइज है। हेमिपेरेसिस या हेमिप्लेजिया। हाँ यस। तो वही हाँ तो चेंजेस हो सकते हैं। जी जी जी